जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश की शुरू किए थे और उसमें कुछ टॉपिक आप देख चुके थे, जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित गुणों के बारे में देखे थे कि प्रकाश कैसे गमन करता है या किस तरह का तरंग होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके चाल पर या इसके आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। अब उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे दूसरे वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं आगे कि प्रकाश जब किसी वस्तु से निकलेगा तो वो चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आएगा वो आएगा किरण। इसकी को ना कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक पथ किसे कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रकाशिक पथ किसे कहते हैं, या इसी को कभी कभी पूछा जाता है किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम प्रकाशिक पथ या उसी पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक प्रकाश स्रोत है और इससे बहुत सारी प्रकाश किरणें निकल रही हैं। ये जो पतला लाइनिंग दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं किरण। ठीक है, और इस पूरे किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज, क्योंकि कभी भी जब ये प्रकाश निकलेगा तो ये एक किरण तो निकलेगा नहीं, बहुत सारी किरणें निकलती हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किरण किसे कहते हैं या प्रकाशिक पथ किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को प्रकाशिक पथ या किरण कहते हैं। अब ये पूरा जो समूह है, किरणों का जो समूह है, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, इस पूरे समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किरण पुंज क्या होता है तो किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। ये भी आप अच्छा से जानते हैं, अब चूंकि ये बेसिक है तो जानना हम लोग को जरूरी था। तो किरण हो गया, किरण पुंज हो गया। अब ना ये किरण पुंज जो होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। ये समांतर किरण पुंज होंगी, अभिसारी होंगी और अपसारी होंगी। तो किरण पुंज जो होती है तीन प्रकार की होती हैं। समांतर किरण पुंज, तो ये आप देख सकते हैं इसकी सभी किरणें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम बोल सकते हैं वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब ना इस पे अगर हम क्वेश्चन पूछें आपसे कि बताइए कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो समांतर किरण पुंज है कि अभिसारी है कि अपसारी है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी प्रकाश स्रोत अनंत पर होगा, कोई भी प्रकाश स्रोत अगर अनंत पर होगा तो उससे आने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं और उस किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य से, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि सूर्य से, ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज कैसा होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज कैसा होता है। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण पुंज होती हैं वो समांतर होती हैं, वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से या कोई भी प्रकाश स्रोत अगर अनंत पर होगा, बहुत दूर होगा, तो उससे आने वाली जितने भी किरणें हैं वह एक दूसरे के समांतर होंगी। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर किरण पुंज होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से आप अभिसारी किरण पुंज भी पहले से जानते हैं कि वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी किरण पुंज हैं या जितने भी किरणें हैं वो सब एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये सब कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, तो यह होगा अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक लेंस है और लेंस पर ये समांतर किरणें आ रही हैं और जब इससे अपवर्तन हो रहा है तो ये मुड़ जा रही हैं और एक बिंदु पर जा कर के मिल रही हैं। तो वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जितने किरणें आ रही हैं मिल रही हैं तो ये अभिसारी किरण पुंज है और ये आपकी समांतर किरण पुंज है। ठीक है, इसके बाद से एक और है अपसारी। जैसे आप देखे होंगे ये बचपन में आप लेंस मिलता हो
मिलता था पहले, तो उसको आप क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश में रखते थे, वो सारी किरणों को एक बिंदु पर मिला देता था। तो ये करता क्या था, ये सारी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता था, और जब सूर्य से समांतर किरणें आती हैं और इस लेंस से जब गुजरता है तो सब किरण एक बिंदु पर मिल जाएगा, और जब मिलेगा तो वहाँ पे तीव्रता क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसके वजह से वहाँ पे कोई कागज़ का टुकड़ा रखने पर वो गर्म होकर के जलने लगता था। तो ये लेंस जो है इसको हम बोलेंगे अभिसारी लेंस, और ये जो किरणें यहाँ से निकल रही हैं लेंस से पास होने के बाद से जब मिल रही हैं तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी आपको समझ में आ गया होगा। अब है अपसारी। तो अपसारी में क्या होगा, तो किरणें एक बिंदु से फैलती हैं, तो वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हैं उस किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे कोई भी बल्ब जल रहा है, कोई बल्ब जलता है तो उससे प्रकाश निकल करके फैल जाता है, तो उस तरह के किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अपसारी। तो अभी क्या क्या देखें हम लोग, किरण, तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको किरण कहते हैं। इसके बाद से है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3, अभिसारी होता है, अपसारी होता है और समांतर होता है। वह किरण पुंज जिसकी सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो, समांतर एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, और एक बिंदु से फैलता है तो उसको हम बोलते हैं अपसारी। अब ना यहाँ से हम लोग का ये मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, और ये है प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि इसमें हम लोग को करना क्या है, लास्ट में चल करके हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, तो वो परावर्तन और अपवर्तन के ही सिद्धांत पे काम करेगा। तो हमको पूरा परावर्तन और अपवर्तन डिटेल में आना चाहिए, तभी हम वहाँ पर उसको माइक्रोस्कोप को और टेलीस्कोप को समझ पाएंगे, नहीं तो हमको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो परावर्तन भी आप पढ़े थे क्लास 10th में। और परावर्तन होता क्या है कि प्रकाश आता है, किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आ रहा होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है और इस बोर्ड से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए जहाँ से वो आ रहा था, तो इस तरह के घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। और ये आप देखे भी होंगे, कभी कभी बाइक लगा रहता है, धूप पड़ता है उस पर, तो वो बाइक के जो साइड मिरर होता है उससे लाइट टकरा करके वापस आता है, तो ऐसा लगता है कि वो लाइट आ रहा है कहाँ से, वो उस ग्लास से होकर के या उस साइड मिरर से होकर के आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो करता क्या है, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो उसी तरह के घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे दिया है प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीज़ खूब अच्छा से आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक टॉर्च है और ये एक ना ग्लास है, यहाँ पे एक कांच का टुकड़ा है, कोई एक दर्पण भी हो सकता है। ये यहाँ से टॉर्च से लाइट आ रहा है और आने के बाद से ये टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया है, यानी हवा से आ रहा था और लाइट पुनः हवा में ही लौट गया है। तो ये जो घटना यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा परावर्तन का घटना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी किरणें आ रही हैं और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जा रही हैं, तो ये परावर्तन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको ये जानना है, ये सारी घटनाएं जो दिख रहा है ये सब परावर्तन की ही घटनाएं हैं। ये तो आप बचपन में किए भी होंगे, ऐसे एक मिरर लेकर के और सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये परावर्तन है, वो जो घटना है जिसमें प्रकाश आएगा, टकराएगा किसी सतह से और टकरा करके लौट जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे परावर्तन। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग का इसमें मेन है कि परावर्तन के नियम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो ये किरण आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये किरण इस सतह से टकरा के लौट रहा है तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु है, यहाँ पे हम एक लंब खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा इस सतह से, परावर्तक सतह से। ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब एक ही तल का मतलब क्या हुआ? एक ही तल का मतलब एक ही प्लेन होगा, एक ही समतल होगा। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, यहाँ पर यह एक प्लेन है
और प्रकाश आ रहा है इधर से, ये आपतित किरण हो गया, ये प्रकाश लौट रहा है, ये परावर्तित किरण हो गया, और यहाँ पे हम एक लंब खींचते हैं। ये तीनों के तीनों लाइन जो होंगे, ये आ रहा है और ये जो लौट रहा है और ये जो लंब खींचे है, ये तीनों इस प्लेन में है। यहाँ पे एक प्लेन है, ये इस प्लेन में है। ये हमारा हो गया एक प्लेन और ये हमारा हो गया दूसरा प्लेन। इस प्लेन में हमारा आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और लंब, तीनों एक ही प्लेन में रहता है। तो वही हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में स्थित होते हैं। और दूसरा आपतन कोण, यानी आपतित किरण और लंब के बीच बना कोण जो होगा, ये आपतन कोण होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये आपतित किरण ये लंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना है, ये कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हमेशा बराबर होता है, यानी आई बराबर होगा किसके, आर के। आई आपतन कोण है और आर को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पे ये दो नियम हैं और ये दो नियम बराबर ये यूज होते रहता है, क्योंकि इसी नियम के सहायता से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आपको परावर्तन के नियम दोनों क्लियर होने चाहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल आप समझ रहे होंगे, जैसे ये मेरा हाथ का है, एक तल है। अगर किरण आएगा और इस पे टकरा के लौटेगा और लंब खींचेंगे, ये एक दूसरे तल में होगा, इस तल में ये स्थित है, ये एक प्लेन है, इसमें स्थित होगा। तो वही इसको हम बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित और लंब तीनों एक ही तल में रहता है और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हम लोग को पहले से ही पता था, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें और आगे। अब ना यहाँ पे कंडीशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किरण लंबवत आपतित होगा तो उसी पथ पर ये वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो अगर कोई किरण लंबवत आपतित होगा तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, यानी लंब और आपतित किरण एक ही लाइन पर है और परावर्तित किरण भी उसी लाइन पर है। तो आप बताइए हमको आई का मान यानी आपतन कोण का मान और आर का मान यानी परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो जब ये किरण लंब पे ही आ रहा है और उसी पे लौट रहा है, तो लंब और आपतित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि आर का मान भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कोई किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होता है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाता है, ठीक है, यानी परावर्तित हो जाता है। और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 होता है, यानी आई बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पे। चलिए आगे देखते हैं। परावर्तन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा नियमित परावर्तन और एक होता है हमारा अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है, तो जब कोई किरण सतह पे आपतित होता है तो एक किरण तो आता नहीं है, पहले ही बोले हैं बहुत सारी किरणें आएंगी, और परावर्तन के बाद सभी किरणें जब एक ही दिशा में चली जाती हैं, सभी किरणें एक ही दिशा में चली जाती हैं, तो इस तरह के परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब कोई रफ सरफेस होगा, मान लीजिए इस तरह से रफ सरफेस है, इस पे किरण तो आ रहा है सब एक ही दिशा से, एक ही दिशा से आ रहा है, लेकिन परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो अगर हमसे पूछा जाए नियमित परावर्तन क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में जाती हैं तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में जाती हैं तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद निश्चित दिशा में नहीं जाती हैं तो उसे हम अनियमित कहते हैं। अब आप ये डायग्राम देख करके बताइए कि ये नियमित परावर्तन है कि अनियमित है। अब आप ध्यान से देखिए, सारी किरणें एक दिशा में आ रही हैं, एक ही दिशा में आ रही हैं, और परावर्तन के बाद सभी किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये हमारा होगा नियमित परावर्तन, क्योंकि आने वाली सभी किरणें
और जाने वाली सभी किरणें जो आ रही है वो एक निश्चित दिशा में आ रही है और परावर्तन के बाद भी एक निश्चित दिशा में जा रही हैं। तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन से होता क्या है? तो जब भी प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, जब भी प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर नियमित परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए परावर्तन के बाद जब प्रतिबिंब बनता है तो दीवार से भी जब लाइट का परावर्तन होता है तो क्यों नहीं बनता है? तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि दीवार से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो नियमित नहीं होता है और नियमित नहीं होने के वजह से वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अगर नियमित परावर्तन जब भी होगा तो वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नियमित परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है और अनियमित परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एक नियमित परावर्तन हो रहा है। ये पेड़ है और ये पानी है यहाँ पे और पानी में इस पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस पानी के सतह से जो पेड़ से आने वाला प्रकाश है इसका नियमित परावर्तन हो रहा है और नियमित परावर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, चलिए अब ना यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है कि जब कोई किरण परावर्तित होता है तो वह कितने कोण से विक्षेपित होता है। जब कोई भी किरण परावर्तित होगा तो वह कितने कोण से विक्षेपित होगा ये आपको बताना है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा। अच्छा, ये हमारा आपतित किरण है तो आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींच दिए तो ये कोण बन गया हमारा आई और इतने ही कोण पर ये क्या होगा, किरण परावर्तित होगा तो ये हमारा बन जाएगा आर, परावर्तन कोण बन जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि जब कोई किरण परावर्तित होता है तो वह कितने कोण से विक्षेपित होता है। अब एक्चुअल में देखिए हो क्या रहा है, ये किरण आ रहा था इधर ऐसे सीधा, इधर जा रहा था ये सीधा, लेकिन परावर्तन के बाद ये इधर चला गया। तो आ रहा था इधर ऐसे और जैसे ही टकराया तो ये इतने कोण से मुड़ करके इधर चला गया। तो ये विचलित हुआ कितने, इतने कोण से। अगर इसको हम डेल्टा मान लें तो इसे डेल्टा का मान होगा कितना, तो इस डेल्टा का मान होगा, अगर ये सीधा आ रहा था तो पूरा यहाँ पे कोण बनता है 180 डिग्री का, पूरा कोण कितना बनता है ये 180 डिग्री का। अब ये पूरा 180 डिग्री है और ये इतने कोण से मुड़ करके वापस चला गया है। तो डेल्टा जो होगा यह होगा 180 डिग्री अब माइनस ये आई प्लस आर। अच्छा, आई और आर दोनों बराबर होता है तो अगर ये आई है 30 डिग्री तो ये आर भी होगा 30 डिग्री। तो पूरा इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विचलित होगा ये 180 डिग्री अब माइनस आई प्लस आर, तो आई प्लस आर को हम 2i लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इतने कोण से विचलित होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जब कोई किरण परावर्तित होता है तो वह कितने कोण से विचलित होता है, तो जो किरण परावर्तित होता है वो किरण 180 डिग्री माइनस 2i कोण से विचलित हो जाता है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बोलूँ कि एक किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है तो बताएं कि परावर्तन के बाद वह कितने कोण से विचलित होगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से वो जो किरण है वो विक्षेपित हो जाएगा या विचलित हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब कोई किरण दर्पण के सतह पे आपतित होता है तो आपतित किरण और दर्पण के परावर्तक सतह के बीच का कोण कितना होता है। चलिए मान लेते हैं एक किरण है ये आपतित हो रहा है तो यहाँ पे हम एक लंब खींचेंगे और इतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाएगा। अच्छा, आपतित किरण को हम आई से डिनोट करते हैं और लंब कितना डिग्री का कोण बनाता है इस परावर्तक सतह से या दर्पण से कितना कोण बनाता है, तो लंब जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाए हुए है।
तो हमसे पूछा गया है ये कोण, आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच का ये जो कोण है ये कितना होगा। तो अगर हम पूरा 90 डिग्री में से इस आई को माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा। तो अगर इसको हम थीटा मान ले तो थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 90 डिग्री माइनस आई के बराबर। तो अगर इस पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक किरण 30 डिग्री के कोण पर या एक किरण दर्पण के सतह पर आपतित होता है और आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो बताएं आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच का कोण क्या होगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा, अगर आई का मान 30 डिग्री है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब है यहाँ पे अनियमित, जो पहले ही हम बता चुके हैं कि किरणें निश्चित दिशा में नहीं जाती हैं तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी किरणें आ तो रही हैं समान दिशा में, लेकिन परावर्तन के बाद कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर जा रहा है। तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन।